नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है। और इसी विषय पर जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, वो इसी विषय पर फोकस करती है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं और आज भी उन्होंने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा इस विषय पर एक कॉन्क्लेव को संबोधित किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और उसमें उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से जो बच्चा है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, किस तरह से फन लर्निंग के जरिए, किस तरह से वो पर्यावरण से सीखे, आसपास से सीखे और सिर्फ पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर ना रहे। इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। Yes, thank you, Nikhil. In the next 1 hour, we will talk about how reformative will this national education policy be, and also how it will change the contours of the education system in the country. Nelson Mandela had said that education is a weapon with which you can change the world. And when we change this system altogether, it definitely will give more power, not only in holistic development, not only through holistic development of the child, but also that will in the future ensure the prosperity and growth of the nation. Nikhil, when we talk of the Prime Minister's address, the Prime Minister very aptly pointed out how children not just learn through textbooks and four-walled classrooms, but learning can be done through everyday activities in the life as well. When you go out with parents, when you play in a garden, when you are in the kitchen with your mother, there are numerous experiences which the child can learn from in a day. And this is what the Prime Minister, this is what the government is actually targeting at in the National Education Policy 2020, wherein it is a complete shift from the earlier education policy, wherein more emphasis was on textbook learning, but now it is holistic development. The Prime Minister specifically pointed out important points. He said critical thinking, creativity, collaboration, communication and curiosity. Now these are the aspects which have to be enhanced and which have to be nurtured in a child to ensure fun learning की बात कही, playful learning की बात कही, कहा है engage, explore, experience, express और excel, इसका मंत्र दिया। उन्होंने इस बात को विस्तार से समझाने की कोशिश की और कहा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जैसे प्रीति अभी आपने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम के अंदर ही बच्चा सीखे, बल्कि जब वो प्रकृति के नज़दीक जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की इसमें बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई कितना भी एडवांस्ड प्लेन हो जाए लेकिन उसको उड़ाता पायलट ही है। इसलिए शिक्षक ही इस जो नई शिक्षा नीति है इस पे बच्चों को उस राह पर लेकर जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक जब हम अपनी इंडिपेंडेंस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे आज़ादी की, उस समय ये जो शिक्षा नीति है उसको लागू करने की तब तक उसके लिए तैयारी कर ली जाए। और जब हम जब 2022 में जब 75वां आज़ादी का जश्न मना रहे हो, उस दौरान जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे नन्हे मुन्ने हैं, जो हमारी स्कूली शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक नया करिकुलम तैयार हो जाए, एक नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाए। और ये पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें सिर्फ स्कूल के किताबों का बोझ ना हो, ऐसा हो जिसमें परीक्षा का तनाव ना हो, ऐसा हो जिसमें मार्क्स पाने की दिक्कत या उसका जो एक टेंशन रहता है वो ना हो। इन सब से अलग हटकर, जैसा प्रीति आपने कहा कि प्रधानमंत्री को कोट करते हुए कि वो बिल्कुल एक अलग तरीका होगा, एक रिफॉर्मेटिव एजुकेशन की बात कही गई है, एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ में इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया है। और ये कोशिश की गई है कि छात्रों के ऊपर जो बेवजह अनावश्यक दबाव होता है, खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि जो हमारी मार्कशीट है, जो मार्क्स हैं, वो सिर्फ मार्कशीट नहीं हो गई है, बल्कि पेरेंट्स के लिए वो प्रेस्टीज शीट हो गई है और बच्चों के लिए वो प्रेशर शीट बन गई है। उससे अलग हटना है, यानी एक बिल्कुल नई तरह की, नई सोच की एजुकेशन की बात कही जा रही है। और उसमें सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि ये देश की शिक्षा नीति है या आपकी शिक्षा नीति है, और उसको हम सबको साथ में लेकर
चलना है, यानी कि इस शिक्षा नीति को हम सबको मिलकर लागू कराना है। अपने जो नन्हे मुन्ने हैं, जो देश के नौनिहाल हैं, जो देश का भविष्य Yes. है, उनके लिए इसको लागू All right, कराना very quickly we'll give you a brief background. Prime Minister today addressed this conclave on school education in 21st century through video conference, and this is under the National Education Policy 2020. This is a two-day conclave, and this was started and this was organized by the Ministry of Education as part of the Shikshak Parv. Now, Shikshak Parv, when we talk of the National Education Policy, the Prime Minister earlier had also delivered the inaugural address at the conclave of transformational reforms in higher education under NEP 2020. That happened on August 7th, and he also addressed the Governors' Conference on Education Policy on September 7th. So a lot of efforts are being put in for this holistic development and holistic growth of the children in the country. How important and how fruitful, futuristic is it? Let's talk with guests on our show. We're joined in by three guests. We're joined in by Professor Amarendra Behera. He is Joint Director, CIT NCRT, and also we have with us Dr. Anju Chazot. She is founder Mahatma Gandhi International School, Ahmedabad. And also in a while from now, we will be joined by Professor Sitansu Jena. I beg your pardon, Professor Sitansu Jena, and he is former chairman NIOS. All right, we welcome all of you on the show. And to begin with, Professor Behera, when we talk of this futuristic national education policy, the pointers which the Prime Minister enlisted, and how far and how important it will be in, holistic development. Can you hear me? Yes, if I'm audible, I would want you to bring in your first reaction, your first take on the pointers which the Prime Minister put forth. How important is it for a child to develop holistically? Thank you very much. And if we recall, and the Honorable Prime Minister very categorically mentioned that child is the center of all activities, and developing 21st century skills among every child is a concern of our country, and the child is future citizen, and also not emphasizing on rote learning approach. The Honorable Prime Minister also mentioned that experiential learning needs to be given to the child, and the real life experiences needs to be embedded into the educational activities so that it becomes interesting, joyful, and imbibing in the child, not cramming or rote learning approaches. And besides that, the other essential component which on medium of instruction at least up to class 5, so that the child has command on its own language, and that command helps the child to learn other languages, including the mother language, and also make the child adjustable and means better learner if the child is learning in mother tongue. Besides that, the child, Honorable Prime Minister also cited a couple of examples of Bihar and a particular kind of sari, and how it is woven, linked it to education system, how education system takes care of, and the Ishwar Chandra Vidyasagar in West Bengal, who has been a big reformer and working with the system to abolish the particularly include widow marriage, and also give import. So he talked, and besides that, he talked about innovation, that the education system should inculcate the values of discovery in the child, because he talked about discovery. And you were talking about 5 P's, Honorable Prime Minister mentioned, starting from engaging activity. And why Honorable Prime Minister is mentioning that, because again 5P approach is a pedagogic approach which is followed by every teacher, starting from engaging activities to explaining to exploring to elaborating, and he was mentioning again further excelling. So doing anything and excelling in it. In education, we have another E included into it is particularly assessment part of it, so that we also assess the child
what has the child learned and how much the child has learned. Another important thing Honorable Prime Minister mentioned about the skill development. And as far as the skill development is concerned, we need to give hands-on to the child and use their sense organs while teaching, learning and assessment process is on, rather than making the child a passive learner in the classroom. So that was also Honorable Prime Minister's concern, and also using disruptive technologies in education, the artificial intelligence, robotics, machine learning, and also using this for managing big data. Like we have 26 crore school children, 1.5 million schools, 15 lakh schools in the country, and nearly 90 lakh teachers in the country. So managing the teachers, students and teacher educators, and also helping them on 24/7 basis is also a concern. And if we talk about a child entering into Anganwadi or nursery, because now the Honorable Prime Minister also talks about the National Education Policy, talking a shift in education pattern, 5 plus 3 plus 3 plus 4, not 10 plus 2. And giving a lot of importance to pre-primary education, early childhood care and education. So that is why skill development is a concern, and embedding technology into it. Even the National Policy on Education has talked about introducing coding for school children also, not coding from class 6th onwards, upper primary level, 5 plus 3 level. So that the child, not necessarily the computer hardcore programming the child will be learning, and integrating art, heritage of craft can be done also, so that logical thinking, patterns and the cognitive development can take place. And if the child is drawing using logo or paint, Microsoft Paint or any other paint, and drawing patterns, again collating to and relating to logical thinking and critical thinking, and also sequential thinking, and later on contributing for coding. The Honorable Prime Minister also compared other countries who have been excelling in PISA, the International Students Assessment Program, and also mentioned that in these countries the medium of instruction up to primary level is mother tongue only, not other tongue, with the child is not acquainted in the language. And following also that if a child learns a particular language in better way, it helps the child to learn other language. Like if I remember my childhood, my mother while telling after I come back from school, telling beta खाना खा लो, खाना जो है खाना वो क्रिया है और बेटा जो है वो करता है, ऐसे नहीं बोला है. Because my mother said, and it was in my environment, local environment, I picked up, and also later on school formalized it. Then grammar came in, and then other subjects came in. And another thing Honorable Prime Minister mentioned, which policy also categorically mentions, particularly multidisciplinary approach and integrated approach and thematic linkages. Particularly no separation of subjects and putting a boundary for separation of subjects. Like if I talk about water as a theme, so the teacher can teach science in the classroom also, while the teacher will be talking about different states of water, solid, liquid and gaseous. The teacher, if talks about in a language class, can link it to water and also link it to many poems and songs, that even history can be taught. So thank you. बिल्कुल प्रोफेसर अमरेंद्र, एक एक विषय पर एक एक बात पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से अपनी बात रखी, और बहुत सारी विषयों पर जो जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपना इंसाइट दिया. दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा, डॉक्टर अंजू आपसे जानना समझना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि फन वे लर्निंग होनी चाहिए, प्ले वे लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, और बच्चों का दिमाग, उनके मस्तिष्क का ऐसा विकसित किया जाए कि उनकी जो सोच है वो तार्किक हो, एनालिटिकल थिंकिंग हो, मैथमेटिकल थिंकिंग हो, किस तरह से ये संभव हो पाएगा? आप एक शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से टीचर जो है वो इसको संभव बना पाएगा? क्योंकि ये एक बड़ा अपहिल टास्क है, क्योंकि पूरी एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उसको बदल करके बच्चों को एक दूसरे अप्रोच से पढ़ाना ये बेहतर अप्रोच है, लेकिन उसमें अपने आप को ढालना कैसे संभव हो पाएगा?
Yeah, actually, ये जो NEP है, it's a quite a revolutionary step and a very big milestone in the history of education of this country and probably of any country. Looking at the scale and size of the implementation which will be required, it's a great vision. अब इसमें जो एक तो experiential learning का मुद्दा रखा गया है, and experiential learning in a joyful way, because you know an experience can be a good one or a bad one. Boredom is also an experience. So when we're talking about experiential learning, they're very specifically said it should be a holistic, joyful one. And what do we mean by joyful one? When the child is engaged and it is linked to the child's life. So सबसे पहले जो engagement की उन्होंने जो 5 E's की बात की है Honorable Prime Minister ने, he is talking about engagement as a first step. Now engagement means that it should be linked with the child's life. And the child must have fun while doing it. क्योंकि बच्चों को खेल में ही मजा आता है. So it's not very difficult. When we started this school, the Mahatma Gandhi International School in Ahmedabad, this is run under a trust of the Ahmedabad Municipal Corporation. और 22 साल पहले हमारा ये endeavor था कि हम लोग एक innovative, experiential, joyful learning लाएं. And एक ही हमने motto रखा था, make it a game. So anything that the child is learning in as a game, they don't think that they're learning, they're just enjoying it, they're exploring it. So this is not very difficult to do at all. और कोई भी real life project है, एक real life situation है, उसमें से एक project बना है, तो our children are engaged in choosing the projects that they want to do. अब आप सबसे पहले जो आपने fun की बात की, बच्चे को मजा कहाँ आता है? Where it is challenging and it is linked to their life and it is non-threatening. You see, play में there is no judgment involved. जो हमारी रेगुलर क्लास होती है, एक तो उसमें इट्स अ वन वे ट्रैफिक फ्रॉम टीचर टू द चाइल्ड. इट इज शो एंड टेल बाय द टीचर, नॉट शो एंड टेल बाय द चाइल्ड. So here we are talking about an engagement of the child in meaningful, purposeful activities. Activity not for the sake of doing an activity, not for the sake of academic excellence. जो अब टीचर ने ऐसे लिखवाया उसको ड्रॉर में डाल दिया. The child knows this is of no meaning, no use to the child. But if the child is engaged in, let's say, doing a photo shoot of his own city, looking at what are the landmarks, exploring heritage of his city or her city, making brochures, मेकिंग सोलर लैम्प्स. हमारे बच्चे कैफेटेरिया भी चलाते हैं, तो जब वो कैफेटेरिया चलाते हैं अपने आप ही, सो दे आर डिसाइडिंग व्हाट शुड बी द मेन्यू, व्हाट इज अ हेल्दी रेसिपी, व्हाट शुड बी द कॉस्टिंग, यू नो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आते हैं, ऐसी कई सारी चीजें आती हैं. देन दे हैव टू आइडिएट इन लेट्स से मेकिंग द मेन्यू, डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट, इवन बाय सेलिंग इट, मेकिंग द बिल्स. तो छोटे बच्चे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बिल्स बनाना सीखते हैं, तो उसमें सारा अकाउंटिंग आ जाता है. दे गो आउटसाइड एंड दे नेगोशिएट to buy the vegetables and other things. Honorable Prime Minister also mentioned, for example, toy museum. ये चीज हमने की थी just a few years ago, and in this children had collected artifacts belonging to their grandparents, and this was a wonderful linkage between the child and their intergenerational knowledge, because knowledge is not in the textbooks, knowledge is around us. तो ये जो मैपिंग है, ये कनेक्टिंग विद द रियल लाइफ इज अ फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग एन एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. तो इसमें ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट कब आती है? व्हेन द चाइल्ड इज एक्सप्लोरिंग थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द सेंसेस, यू नो. सो वी आर, फॉर एग्जांपल, आंखें बंद करके देखना. अब मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूँ. कई बार हम लोग जब हमारे प्रेजेंटेशंस करते हैं, तो ठीक है, छोटे बच्चे बीड्स के साथ खेलते हैं, कई चीजों के साथ खेलते हैं. एवरीबडी टेल्स मी joyful learning छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, आप हायर क्लास में क्या करेंगे? So we show a module where the children are first playing with beads and they're making the atom structure. तो जैसे पेयर वर्क में एक बच्चे की आंखें बंद हैं, दूसरे ने बीड वर्क चिपका के रखा है पेपर पे, and this child is touching the different beads and trying to guess कि what is the atomic structure. So it's a small game. तो वो खेलते रहेंगे. उसके बाद जैसे हमारी टीचर रविंदर कौर ने क्या प्रपोज किया कि चिल्ड्रन विल मेक एन एटम डांस, दे कोरियोग्राफिंग एन एटम डांस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. तो उन्होंने चिट्स ली हैं, उसमें से जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, द चिल्ड्रन विल बी गिवन टाइम, दे विल आइडिएट ऑन द. डॉक्टर अंजू जी, yes, this is a very futuristic concept, and you're talking of the activities which are initiated. But I would want you, since you also and Professor Behera both are, associated very intrinsically into school education, I would want you to tell us, where does academics at this point, how much important is academics for the child? Because the activities and this holistic approach which everybody is talking about, this would mean say at the primary level for the child, say 5 years, 7 years, but after that the child will have to face academics. Will that transition be difficult for the child?
And eventually, Prime Minister also said that the future of the child, is laid in the childhood itself. And eventually, when the child steps out for professional opportunities, holistic approach is important for overall development. But when we talk of the role of academics, or for that matter, the textbook, the way of imparting textbook knowledge to our children has been till now. Put all this together, your take on this, Dr. Anju. The textbooks actually are just a guide. We're not bound by the textbooks. Now the NCERT has come out with competencies, the ability to be able to do something. Ultimately, जो ये rote learning था, what's the point of rote learning when today your telephone has everything? You want to access any information, you can get it in a second. So using your brain to simply store information is now a paradigm of the past. This is a remnant of the colonial past that we have, a colonial education where we were forced to memorize things because we didn't understand them. When you're talking about the 21st century, you're talking about a very different world, especially the post-COVID world. You're talking about new professions emerging. For example, कल को एक नया profession होगा to be a drone pilot. So these skills जो ये बच्चों में आनी चाहिए, they are, if you connect with real life, they will know what to do tomorrow, because tomorrow nobody has seen. So the whole point about when you're talking about academics is that the academics is supposed to help you to deal with the pressures of life and to be maybe gainfully employed, to find your career path, to find how you're going to be contributing to in a meaningful way to society. We all know that this paradigm of the past is no longer helping us, even if it has helped in the past. On the contrary, it is just becoming totally redundant. As far as information is concerned, जो आप textbooks की बात कर रहे हैं, let me point out that even the information in the textbook is outdated every minute. You look at a simple thing like physics. I'm a literature person, but I love reading about physics. Newtonian physics is a paradigm of the past. Today we're talking about quantum physics, but it is not there in the textbooks yet, not everywhere. So we have to actually update our children, let them be engaged in gaining information or understanding from their environment, from people who are skilled, experts, interviews and other resources. So I think textbook can at best just be a guide, but it cannot be the be-all and end-all of academics. And if you link with real life projects, the children will have both the skills, knowledge and understanding to be able to proceed further. बिल्कुल। प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जैसे कि सारे विषयों पर बात की, लेकिन एक बात बहुत खास कही कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई कोरोना काल में कैसे इसको संभव किया जाएगा। बात केवल कोरोना काल तक ही नहीं है, उसके बाद की भी बात होगी और एक लंबा रास्ता है जो तय करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सोच से ज़्यादा अप्रोच की बात है कि कैसे इसको लागू किया जाएगा। एक शिक्षक के तौर पर, एक शिक्षाविद के तौर पर आपके क्या टेक्स होंगे इस पे कि बात अप्रोच की है और उसको कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि मूल बात जो है उसको लागू करने में ही लगती है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द आपने सुना होगा, रेजिलियंस की बात की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बोला गया है। वो रेजिलियंस कोई भी सिचुएशन के लिए हो और बच्चों को जब हम तालीम दे रहे हैं वो ऐसा तालीम उनको मिले ताकि कोई भी सिचुएशन में बच्चों को एडजस्ट करने के लिए जो है वो तालीम मिले। जैसे अगर अभी कोरोना की सिचुएशन है तो कोरोना की सिचुएशन में बच्चे कैसे अपने आप को तैयार रखें, सेफ रखें और साथ साथ में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी उतरे और भी वो जितने क्रियाकलाप कर रहे हैं वो क्रियाकलाप सफाई के साथ कैसे करें और उससे भी जो है सीखने की और कैसे बढ़े। एनसीईआरटी ने इसको लेके एक एकेडमिक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर भी बनाया है ये कोरोना पीरियड के दौरान और कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो घर पे बच्चे कर सकते हैं और एक्टिविटीज ऐसे कर सकते हैं और जो उसको कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक भी कर सकते हैं। जॉयफुल लर्निंग और प्रोजेक्ट अप्रोच का ये कदाई मतलब नहीं है कि हार्डकोर सब्जेक्ट के साथ इसका लिंकेज नहीं है। अगर बच्चों को क्ले के साथ खेलने के लिए बोला गया है, ज्योमेट्रिकल शेप बनाना है, गोलाकार बनाना है, चकोर बनाना है, सिलेंडर बनाना है, तो वो क्ले से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हैं। और बच्चे ने अगर एक सांप बनाया क्ले से तो वो सांप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सांप देखता कैसा है और सांप का ज्योमेट्रिकल शेप के हिसाब से कैसा शेप है वो बच्चा सीख रहा है।
और सिमिलरली जब बात करेंगे रेजिलियंस की और इस जो डिफिकल्ट पीरियड में, तो आपको ध्यान होगा जितने भी साइक्लोन सब आए हैं, चाहे फाइलिन हो, सुपर साइक्लोन हो, चाहे अम्फान हो, तो उस टाइम में भी बच्चों के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं और बच्चे उसको घर से अपने माँ बाप के साथ, अपने आसपास के साथ उसको उभरने की कोशिश करते हैं। और हाल ही में जो है आपको ये ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मनोदर्पण के नाम से गाइडेंस काउंसलिंग सर्विस भी शुरू किया, जो IVRS के इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू हुआ था, क्योंकि बच्चों को ऐसे चुनौतियों आता है तो हमारे जो ट्रेंड काउंसलर है, टीचर है, तो बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे 24 घंटे मदद करे, तो उसके लिए भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए तैयारी की भी बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी के जो किताब की बात है, किताब में भी एक बहुत सी चेंज, फेरबदल होगी, क्योंकि जो खासकर विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और अगर डिस्कवरी ऑफ फायर की बात है, डिस्कवरी या इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर की बात है, तो वो किस विधा को फॉलो करके किताब में दिया जाएगा वो भी होगी। ये नहीं है कि वही इंफॉर्मेशन ही खाली दिया जाएगा किताब में। उसमें जो पठन प्रक्रिया में जो खासकर शिशु मनोविज्ञान को देखते हुए, तो उसके जो प्रेजेंटेशन किताब में कंटेंट के भी बदलाव होगी, तो जिससे कि बच्चे रोचक तरीके से और अटेंशन स्पैन के साथ वो किताब पढ़ पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो इसीलिए और इसकी रेजिलियंस को आगे लेते हुए भारत सरकार ने अभी, आपको ध्यान होगा, दीक्षा करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो एनसीईआरटी उसको मेंटेन करती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसमें 1 लाख से ज्यादा ई कंटेंट है और जो है एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाया है, पोर्टल और मोबाइल ऐप, और इसमें जो कंटेंट है हम उसको पीएम ई विद्या के तहत जो है 12 टेलीविजन चैनल, 1 क्लास 1 चैनल के तहत भी उसको डिलीवर करने जा रहे हैं, तो जिसमें कि असल रेजिलियंस और कोहेरेंस ये दोनों साथ में होगा, ताकि बच्चे तक जो है ये चीज पहुंचे। और जो है लोकलिटी में जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स है, इवन आर्म्ड पर्सनल रिटायर्ड है, टीचर्स रिटायर्ड है, इवन आज के कोविड-19 सिचुएशन में बहुत सारे वॉलंटियर्स, एजुकेटेड यूथ अब गांव में हैं क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो उनके जरिए भी बच्चों को तालीम देना है। और हमेशा आपको ये भी ध्यान होगा, जैसे कोई उस्ताद के पास कोई मोटर मैकेनिक, अगर कोई मोटर मैकेनिक की आर्ट सीखते हैं, कलाएं सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, या कोई कारपेंट्री सीखता है, तो या और कोई स्किल ऐसे सीखता है जो कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं, तो वो स्किल्स जो है करने से ही आता है, चाहे टेलरिंग भी हो, तो वो करने से ही आता है। और बच्चों को इतना जो है प्रावधान दिया जाना चाहिए सिस्टम में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये कहना है, और प्रधानमंत्री जी भी यही चीज दोहरा रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस दिया जाए, कि इनसे तभी एनसीसी एनएसएस को वेटेज देने की बात की गई है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उसमें तालीम देने की बात की गई है, और ताकि बच्चे जो है सोशल सर्विस के दौरान सीखें कि हमारे आसपास क्या है और उसको अच्छा बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। जी, Alright, at this point we're also joined in by Professor Sitanshu Jaina. He's former chairman, National Institute of Open Schooling. Welcome, sir, to the show, Atmanirbhar Bharat. And when we're talking of the important aspects of the policy also aims at enrolling maximum number of students, which means that also there is a challenge in retaining the students and retaining the dropouts, and also bringing students back to the school. I would want you to present your take on this as to what are the different ways when we talk of open schooling and when we talk of the different aspects of the holistic approach which the NEP aims at. How can these two be clubbed together for overall development of the child? Thank you very much. ये जो see the basic focus has been on NEP is the first time perhaps in the country, that what I feel, that more emphasis has been given on the universalization of early childhood education. ये एक बहुत बड़ा सा अनुभव है, जो कि क्योंकि हम बच्चे को प्रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन सीधा ला के उनको
and that we back then with the curricular practices, curricular knowledge, there are problem because they are unable to cope up with the education system. That's how they get dropped out. Other than this, there are many other reasons like the socio-economic background, ये सब चीज जो होता है. So पहले बार जो हम देख रहे हैं कि फाउंडेशन दिया है कि प्री स्कूल और इन कॉल इट एज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को एम्फासिस देके 3 साल से उसको 6 साल तक और फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लास 1 और 2 के साथ. मेरे ख्याल में ये जो चीज होगा इसमें दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर द स्कूल एजुकेशन सिस्टम. But hopefully the more number of students will be retained at the school stage. This is what one point of view which I would like to emphasize. But also the emphasis has been given that जिसको हम preparatory level भी कहते हैं up to class 6 तक जो बच्चे को लेके जाना है, class 5 तक particular लेके जाना है, और 6, 7, 8, 9, 10 जो है मिडिल एंड सेकेंडरी लेवल जिसको रेस्पेक्टिवली हम कहते हैं. सो वहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं. बट पहले बार मुझे जो लग रहा है कि एक एम्फासिस दिया जा रहा है कि उनका जो वोकेशनल स्किल पर्टिकुलरली जो बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं करिकुलर लोड के साथ, उनको एक दूसरे रास्ता दिखाया जाता है कि हाउ दे शुड मूव इनटू ए डिफरेंट स्ट्रीम ऑल टुगेदर फॉर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग और इवन वोकेशनल एजुकेशन. दिस इज व्हाट एम्फासिस हैज बीन गिवन. सो क्लास 6 onwards this some kind of pre-vocational things are being offered to the students, which I feel that this may also help them if they are in case dropping out, जो कि larger student drop out होते हैं class 10th और 12th के बाद, जो और even class 8th और 9th के बाद भी हो जाते हैं, तो उनको एक साधन मिल जाएगा to move into a different stream altogether. ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट है कि जो एक जो बार बार भी हमारा प्राइम मिनिस्टर भी उसके ऊपर में भी एम्फासिस देते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरिटी इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग ब्रॉट इन. दैट मल्टी डिसिप्लिनरिटी की हिस्ट्री के साथ मैं पेंटिंग पढ़ना चाहता हूँ, या हिस्ट्री के साथ मैं टेलरिंग पढ़ना चाहता हूँ, या केमिस्ट्री के साथ मैं फॉर एग्जांपल टेलरिंग करना चाहता हूँ, इस टाइप का. या सपोज फॉर एग्जांपल somebody a student at 11th or 12th level, सपोज वो फिजिक्स के साथ या इकोनॉमिक्स के साथ कोडिंग सीखना चाहता है. दीज आर द टाइप ऑफ थिंग जो डिसिप्लिनरिटी जो पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू मूव इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन और चूज देयर सब्जेक्ट from a buffet that is available at the school level. जी. But I think we lost contact with network की problem. जी. Through policy, this will bring a kind of game change in the school education system. जी. Are you able to hear me? जी जी बिल्कुल. प्रोफेसर जैना, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत है. यहाँ पर हम डॉक्टर अंजू आपसे समझना चाहेंगे जो बात प्रोफेसर जैना कह रहे हैं कि और जो इस नई शिक्षा नीति में है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा, बदलाव लेकर आया जाएगा. स्ट्रीम तक केवल एक बच्चा सीमित नहीं रहेगा. अगर वो आर्ट स्ट्रीम से या जिस तरह से पहले था कि साइंस का बच्चा है तो वो किसी दूसरी चीज़ में केमिस्ट्री के साथ में वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है. लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो पाएगा, क्योंकि किसी एक स्कूल में सारे बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिल पाएँ कि वो अपने मन मुताबिक उनको
जो सब्जेक्ट हैं वो ले सकें, किस तरह से ये सारी चीज़ें संभव बनाई जाएंगी और टीचर्स कैसे इसमें सहयोग करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं और यह बात बिल्कुल सच है कि शिक्षक ही है जो उंगली पकड़ के छात्रों को आगे बढ़ाएगा, इस राह पर लेकर निकलेगा। इसमें जो नो हार्ड सेपरेशन की बात की गई है एनईपी में, and there are two aspects. One is no hard separation and one is the choice, flexibility in choosing subjects. These are two different issues. Multidisciplinarity, that is where collaborative work amongst teachers can come in. और एक ही विषय मतलब एक ही प्रोजेक्ट में बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, 2-3 डिसिप्लिन्स easily can be touched upon, and this has already been discussed. जो आप बात कर रहे हैं, you're talking now about the flexibility of choosing different streams. This is a matter of restructuring the timetables. You know, our timetables have made silos out of certain streams. आप streams को निकाल दीजिए, इसमें सिर्फ timetabling की बात है, जो बच्चे one group wants to do this combination, one group wants to do another combination. And if schools don't have that much of options to be able to give, then they can give certain options where children can mix up different kind of subjects. After all, you can do philosophy with physics. There is no reason why you shouldn't be able to do that, because that is going to give us a more holistic kind of a understanding about life. जो links हैं, ये जो creation किया गया था streaming का, maybe it was responding to the needs of a society at a particular point in time. That society has changed. That world is gone, long gone. Today we have to talk about pluridisciplinarity, because even अगर आप professions में देखेंगे, professions में भी बहुत changes आ रहे हैं. You need to have diverse skills to be able to respond to the changing needs of society. अब sudden disruption जैसे COVID से हो रहा है, how many people are left jobless and how many people don't have the skills to actually respond to to quickly think and adapt for a new job creation or responding to the need. तो ये जो अगर हम बच्चों को पहले से ही, if you are giving them this flexibility, this multiplicity of exposure, भले बच्चे at this stage they're not going in for expertise तो बाद में आएगा, लेकिन this flexibility and what honorable prime minister also said कि एक बारी बच्चे ने एक सब्जेक्ट या एक चॉइस लिया है, maybe after 6 months or 1 year the child feels I am not interested in this. Children have a fantasy or an idealized idea about a particular field or a subject, and sometimes after a certain age they suddenly feel this is not for me, this doesn't correspond to my strengths, my talents, my interests. Now that child should be able to change. वो जो आइडिया था ना कि यार अब तो आपने पकड़ लिया, अब तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, चलो आप खत्म कर लो, आपका BA या BSc जो भी खत्म कर लो, that time has gone. And you will all know, we will all know that हमारे भी मतलब my age group also, how many people at the age of 40 suddenly say, अच्छा I want to quit everything and I'm now going to do what I really like doing. So if we can help children to discover what they really are enjoying, what is resonating with their own strengths, तो ये this can only happen at the school level, not at the college and university level. इसीलिए school level में flexibility देना बहुत जरूरी है. I agree that the implementation will be different according to different school setups. जो बहुत large schools हैं जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनको restructuring में time लगेगा. But this is not something that is impossible at all. Can I supplement what Dr. Anju said? जी. Yes, please continue, sir. हाँ, thank you very much. Actually इसमें 2-3 मुद्दा जो नो हार्ड सेपरेशन की है, 2-3 मुद्दे हैं. एक मुद्दा तो ये है जो प्रधानमंत्री जी भी कंसर्न है कि सब्जेक्ट को आइसोलेशन में, साइलोज में ना पढ़ाए. जैसे अगर प्राइमरी की बात आप करें तो फिजिक्स का मैडम ने जैसे बोला कि क्वांटम फिजिक्स की बात तो प्राइमरी में नहीं आती है, वो सेपरेशन बहुत देर से होती है. और दूसरी बात है, एक अगर हम थीमेटिक अप्रोच से चले या इंटीग्रेटेड अप्रोच से चले तो पानी एक थीम है, खाना एक थीम है, शेल्टर एक थीम है, हाउसिंग आप मान लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन एक थीम है, तो उसके इर्द गिर्द सब्जेक्ट आए. तो मैं पानी के अगर छोटा सा एग्जांपल आप देंगे, पानी से साइंस भी पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा सकते हैं, गणित भी पढ़ा सकते हैं, विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं. तो ये सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं. और मैडम ने जैसे बोला कि टीम टीचिंग एक मोड है कि जो मल्टीपल सब्जेक्ट के टीचर है वो एक साथ टीम टीचिंग मोड में पढ़ाए और प्रोजेक्ट मोड में पढ़ाए. दूसरी बात है कि जो है किताब में भी ये बदलाव आए, किताब साइलोज में ना जाए कि सोशल साइंस के 4 अलग अलग किताब हैं, अलग जाएंगे. जैसे आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर 10 तक के साइंस की किताब एक है, लेकिन सोशल साइंस की किताब 4 है. तो क्या हम सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे? ऐसा एग्जांपल ले जो कि बच्चा समझेगा. जैसे पानी का कितना किल्लत है हमारे लिए, और जो
क्योंकि पानी अभी 97% पानी समुद्र में है, 3% सिर्फ है जिसमें 2.5% ग्लेशियर में है और 0.5% पीने लायक है, नदी में, झरनों में, कुएं में, तालाब में, हमारे नलके में आता है। ये बच्चा समझ पाएगा और एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित होगा जब होलिस्टिकली वो सीखेगा ये बात। अब अगर विज्ञान कक्षा में पानी के बारे में अलग एग्जाम्पल दिया जाएगा, पानी को कैसे नापते हैं, तोलते हैं, गणित के कक्षा में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया जाएगा, कविता के कक्षा में अलग दिया जाएगा, Yes. तो बच्चे का होलिस्टिक पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा। जो तीसरा इसका कड़ी है टीचर ट्रेनिंग है। टीचर ट्रेनिंग भी इंटीग्रेट होना चाहिए और जो पॉलिसी का ये डायरेक्शन है कि जो ऐसा कॉलेजेस है जहां मल्टीपल एक्सपर्टाइज है उस कॉलेजेस में, तो वहां टीचर ट्रेनिंग किया जाए ताकि साइंस के एक्सपर्ट साइंस पढ़ाएंगे, पेडागोगी के एक्सपर्ट पेडागोगी पढ़ाएंगे और सोशल साइंस के एक्सपर्ट सोशल साइंस पढ़ाएंगे। एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बनेगा। एक मैं मेडिकल का एग्जांपल लूंगा। सर, आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप ऑपरेट करने जाओगे तो आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑपरेट कराना चाहोगे, क्योंकि जहां एनेस्थेसिया एक्सपर्ट हो, जहां बीपी एक्सपर्ट हो, जहां हार्ट एक्सपर्ट हो, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा तो आपको मदद मिलेगा। तो सिमिलरली एजुकेशन में भी ऐसे होना है और पॉलिसी का ये डायरेक्शन है कि जो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हैं जहां प्लूरलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर किया जाता है, बीएड, एमएड, डीएलएड वही कराया जाए और उसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड कराया जाए ताकि बीएससी और एजुकेशन का एक्सपर्ट बनने के लिए टीचर को 12वीं से लेके आगे 4 साल की ट्रेनिंग दिया जाए जो कि रोबस्ट हो और उसको एक टीचर बनने के लिए। और एनसीईआरटी का जो पिछले 6 दशक का एक्सपीरियंस है जो इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग चलाने का, हमें खुशी है कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको आगे लिया है और पूरे देश में वो लागू किया है। थैंक यू। All right, so you're talking of the changes and how you know this approach is to be taken forward. The diverse culture and tradition of the country have time and again found importance with the Prime Minister, and he also talked of how curriculum has to be changed so that regional languages you know can be taught at from the very beginning to the child. And for the first 5 years, the medium of you know education should be the language preferred by the child, be it the regional language, be it the mother tongue. So you know that would mean changing the curriculum altogether, because still we see there is you know there are certain elite languages that are you know favorites. Being part of NCERT, I would want you to tell us how important is this inculcating the importance of regional language in a child right from the beginning? Actually, it is very important, and I thank Honorable Prime Minister of India for raising this issue of mother tongue and also learning plenty of other languages at appropriate age level. Actually, as far as the language learning is concerned, the researchers say that if a child learns in one mother tongue, at least for the early years of learning, it is easy to change from one medium to another medium by using the same mother tongue language learning principle. तो क्योंकि बच्चा ऑटोमेटिकली माइंड में ट्रांसलेशन करने के लिए लग जाता है कि क्या हो इसका। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको 1 मिनट में कि कैसे मल्टीपल लैंग्वेज में हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 5 वर्ड अगर मैं बोलूंगा मेरे मातृभाषा में, मेरा मातृभाषा उड़िया है लेकिन मैं हिंदी से शुरू करूंगा, उड़िया से लिंक करूंगा कि यहाँ वहाँ कहाँ सारे जहाँ। तो ये अगर एक शब्द है, मैं अपनी भाषा में जानता हूँ, मैं उड़िया में जानता हूँ, अब मुझे हिंदी में जानना है तो वो आसान है करना। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा एठी सेठी कोटी सबूटी एकाटी, तो मैं पंजाबी लेके आऊंगा इथे उठे किथे सवाई खाने या ऐसे कुछ होगा। तो बांग्ला में ऐसे भी डॉक्टर अंजू जो है वो गुजराती अगर जानती है थोड़ी बहुत तो वो बताएगी। तो शिफ्ट जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बहुत इजीली हम कर सकते हैं और जो लिंग्विस्टिक टॉलरेंस है वो भी बढ़ेगा बच्चों में। कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं भी दिल्ली में जब आया था, जो भी काले दिखते हैं लोग थोड़ा नॉट फेयर, तो उनको मद्रासी ही बोलते हैं। आप कहाँ से? मद्रास से हो। तो इट इज ए प्री डिसाइडेड नोशन, whereas language is a distinct area and 5 distinct language families coexist in India: Aryan, Dravidian, Austroasiatic,
तिब्बतो बर्मन और अंडमानीज, और 1652 भाषाएं हैं हमारे देश में। 22 जो है 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनको छोड़कर, तो इसीलिए, और एक दूसरे भाषा जो है वो एक दूसरे से पलते बढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोस कोस पे पानी बदले 10 कोस में पानी, तो ऐसे है, भाषा बदलता रहता है, लेकिन एक दूसरे के साथ हम सीखते रहते हैं। और हिंदी जो इलाहाबाद का है और जो दिल्ली का है, जो लखनऊ का है, जो हरियाणा का है, उसमें भी बदलाव है, लेकिन एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो वो जो है एक टॉलरेंस स्कूल सिस्टम में आए और भाषा को उस ढंग से पढ़ाया जाए, और जो इवन जो दलित लिटरेचर है, वो सबल्टर्न लिटरेचर है, और इवन ट्राइबल लिटरेचर है, तो वो भी उसमें आए, समाहित हो, और बच्चा सीखे। वो सोचेगा कि मेरा जैसे मातृभाषा उड़िया है, ऐसे दूसरे बच्चे अपने अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा सीखते हैं। जी बिल्कुल। तो लिंग्विस्टिक टॉलरेंस टेक्स प्लेस। सो इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी considered as a resource and a pedagogic strategy to address the multilingual scenario of our country, but mother tongue should be the base, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये कंसर्न है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी कंसर्न है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सितांशुकार सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपना माफ कीजिएगा प्रोफेसर सितांशु जेना, फॉर्मर चेयरमैन NIOS, सर एक बार फिर से आपको इस कन्वर्सेशन में, इस डिस्कशन में लाना चाहेंगे। सर ये जानना चाहते हैं कि जब बात ये हो रही है कि परीक्षाओं में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात होगी, मार्कशीट बेस्ड शिक्षा ना हो, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि मार्कशीट तो परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट और बच्चे के लिए जो है वो एक प्रेशर शीट बन के रह गई है। किस तरह से ये परिवर्तन अमल में आएगा, किस तरह से ये हो पाएगा कि बच्चे का जो असेसमेंट है वो दूसरे बच्चे कर पाएंगे, पीयर ग्रुप पे किया जाएगा, दूसरी तरीके से किया जाएगा, और कितना प्रभावी तरीके से हो पाएगा, किस तरह से दूसरे ग्रेड्स में बच्चों को आगे प्रमोट किया जाएगा, एक थोड़ा सा इंसाइट दें इस पर। See, assessment जो है at school level particularly, जो कि it is true that we give overemphasis on the marks, there is no doubt about it, लेकिन that mark is just a kind of a digit which represent a particular the intellectual capability of a child. That may not be enough, and in fact what is thought about in the national policy on education is a continuous assessment system. That assessment system, which everybody should be part of that particular assessment system, whether it is the school, the teacher itself, the peer groups, they should become the part of the assessment system. It is even the parents, they should get the regular feedback and give their feedback to the school, how their children is being judged. So these are the things actually are most important component for assessment. What was happening actually, we are too much depending on the examination system rather than the assessment system. That's what was going on. Perhaps first time, and then also same time, the technology can play a very effective role. Means day-to-day basis, the progress card of the child should be developed through using the technology, so that the parent also should know at the end of the day that whether what kind of learning difficulty the child had, and because maximum time the child is also spending along with the parents, only 8-9 hours he or she is in the school. That may not be enough to judge the capability of the child or the progress of the child. So in the Australian system, what I had seen when I was in NIOS, that time I had seen that every day-to-day basis, the feedback used to go to the parents of the progress, what is taught and what is the achievement of the child. It is outcome-based system rather than the input-based system. This is what is given the emphasis through the national policy on education, and that's what is required if the technology has to be brought into the assessment system of the child, assessment framework of the school system, so that the progress of the child can be judged on a day-to-day basis. It is more important, and when it is given
that there is a peer, if there is a peer learning, then peer assessment is also equally important. So this will also give a challenge to the child, to different groups, that how they should objectively do it. This Right. is the whole the system has to be what I can say, innovatively designed. This is what is also required. All I right, wanted to when say we this. talk of efficient and effective implementation, successful implementation of this policy, teachers would play a very important role. Dr. Anju, Prime Minister himself had said that while imparting these this skill-based education system to the child, the teacher himself or herself will have to unlearn the previous, model of teaching. So, how difficult, or how when we talk of the transition of the teachers, how difficult for it will be for the teachers to acclimatize to this new policy, national education policy? Thank you for asking me that question, because my doctorate has been on teacher training from King's College in London, Alright. and I just finished this year. And I actually studied the NCF and the draft NEP that time. One of the things which I consider very important is the nature of the teacher training. Teacher training, if it is again going to be in the old paradigm of an expert coming and talking down to teachers and trying to just tell them things, then it's not going to work. If you're talking about unlearning, as the Honorable Prime Minister mentions, then the experiential nature of the learning must come into the teacher training as well. That means that the teachers must learn and unlearn in experiential and joyful ways. If they are going to get bored out of their minds in a teacher training, and we all know कितने conferences में बैठ के हम लोग देखते हैं time के coffee break कब होगा, tea time कब होगा, lunch time कब होगा, a complete waste. I think that the involvement of the teachers in the same manner in which the children are going to be involved at the classroom level is fundamental. And that's the time they will unlearn. Because what has happened, when you become a teacher and you become a subject expert, your identity gets focused in that, and you've forgotten how difficult it is for a child to learn that particular thing. Even just to hold a pencil in a young age, कितना मुश्किल है. और हम लोग छोटे-छोटे बच्चों को छोटी-छोटी क्लासेस में भर देते हैं और आप फटाफट उनको पेन पकड़ा देते हैं. This. So my suggestion and recommendation would be to focus on experiential teacher training. Now, given the scale of the country, of course, a blended learning would be very important, not only online, but presential as well. We have done a module with Tata Trusts and Tata Institute of Social Sciences have collaborated, school has collaborated with them. And this has been done for CBSE. तो CBSE के जो दीक्षा platform पे experiential learning का एक छोटा course बना के हमने किया था, so that teachers get sensitized to the idea of doing experiential learning. और उसमें एक बहुत छोटा मॉड्यूल डाला था, how to make a paper plane, और वो पेपर प्लेन के साथ कितनी competencies आसपास जुड़ जाती हैं सीखने में age appropriate ways. So I think the way forward, given from my experience and in my sector, would be to focus on very innovative, out of the box, experiential and joyful teacher trainings. जी बिल्कुल. और प्रोफेसर जैना, आपके पास आएंगे, और इस जो पूरी एक तरह से कहा जाए जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है, जो एक इस पे परिवर्तन लाने की बात कही जा रही है, और इसमें आप सबकी जो भी शिक्षाविद हैं, जो भी शिक्षक हैं, और जो देश के जो भी नागरिक हैं, आम लोग हैं, हम सब लोगों की इसमें भूमिका है कि ये जो शिक्षा नीति है ये एक प्रभावी तरीके से लागू हो पाए. क्या संदेश आप देना चाहेंगे शिक्षकों के लिए, जो दूसरे लोग हैं उन सब के लिए, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी, कि वो कितने और किस तरह से तैयार रहें इस नई पॉलिसी के लिए? मैं पहले शुरू करूंगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. Though it is the school level, normally the decision is taken by the parents mostly. Yes. जी. And it is not the student who takes the decision. बिल्कुल ठीक It is है. the parents who take the decision. Now यहाँ पे पेरेंट को एम्पावर करना बहुत जरूरी. जब तक आप उनका माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, तब तक जो प्रोफेसर बेहरा साहब ने जो बोल रहे थे कि bringing into removing the silos or bringing the multidisciplinarity, ये जो चीज हम All right, I think there is some sort of Network a disruption. problem. Yes.
there बस is this, the new connectivity education policy problem में, with Mr. national Jena. policy on education में जो कह रहा है, Mr. that Behera, may would not you? be, All right. Yes, please continue, sir. इसका जो हाँ, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है और अब, इस सवाल को हम अब प्रोफेसर अमरेंद्र बेहरा आपके पास रखें कि किस तरह से क्या संदेश आप देंगे अभिभावकों को, शिक्षकों को, बच्चों को, स्कूलों को, हम सब के लिए, एक तरह से देश के सभी नागरिकों के लिए, क्योंकि सबको मिलकर इस शिक्षा व्यवस्था को लाना है अमल में। प्रोफेसर बेहरा, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, तो ये काफी बड़ा एक्सपेक्टेशन टीचर से, बच्चों से और पेरेंट्स से रखती है पॉलिसी, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए कि जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे लोकल के लिए वोकल की बात भी कर रहे हैं कि लोकल नॉलेज, ट्रेडिशंस वो कैसे सिस्टम पे से जो है लिंक हो और स्कूल में भी आए। बहुत सारी चीज पेरेंट्स घर पे करते हैं, लेकिन वो स्किल आगे जाता नहीं है कहीं। तो स्कूल में जो है थ्योरेटिकल बेस्ड जो है वो ज्यादा होती है, स्किल प्रैक्टिस ओरिएंटेड कम होती है। तो इसीलिए जो स्किल को आगे ले जाने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज हो रही है, तो उसको आगे सिस्टम में लेके जाए और उससे सीखे। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हर साल टीचर्स के लिए 50 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग की सुझाव दी है कि उनको दिया जाए। और जो है, जैसे डॉक्टर अंजू ने कहा है कि ब्लेंडेड मोड में टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और जो है ऑनलाइन के साथ साथ, ताकि टीचर कंटिन्यूअसली सीखे। और आज के डेट में बहुत सारी चीज क्लासरूम में संभव नहीं है। जैसे साइंस क्लास में डाइसेक्शन पढ़ाना है, तो डाइसेक्शन तो बैन है एनवायरमेंटली, तो वर्चुअल डाइसेक्शन कैसे दिखाना है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर में एक लाइव वोल्केनो है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, वोल्केनिक एरप्शन लाइव वोल्केनो की बात है, कैसे एक वर्चुअल टूर कराए उसकी। तो हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जो सेल है, एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल है, उसको दिखाना है तो क्या करे। तो इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी का और बाकी का, और कंटेंट, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी, तो इन तीनों के बीच में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। और जब पेरेंट्स समझेंगे कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे रोज घर जाके कुछ ना कुछ बोलते हैं आज क्या सीखा, तो पेरेंट्स के लिए वही मैसेज होगा। और इवैल्यूएशन में टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन की बढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि किताब में वो आंसर ना मिले। Yes, so this amalgamation and this integration is would be the crux for the implementation of the National Education Policy. We thank all of you for joining us this afternoon on Atmanirbhar Bharat and sharing your inputs, insights and viewpoints with us. Thank you, all of you. Thank you very much. Namaskar. Namaskar, sir. और उम्मीद करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जिस पर इतना विचार विमर्श, इतना मंथन हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसमें अपने इंसाइट्स दे रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं। और आज भी और इसके पहले भी उन्होंने दूसरे कॉन्क्लेव्स में भी अपनी उच्च शिक्षा के विषय में उन्होंने बात रखी थी। आज उन्होंने स्कूली शिक्षा के विषय में बात रखी है। उम्मीद है कि जो आने वाला समय है वो इस स्कूली शिक्षा की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, इसको आत्मसात कर सकेंगे और एक नई राह पर हम एक नए बदलते हुए भारत की तस्वीर को गढ़ सकेंगे। Lesser syllabus, interrelated learning and also fun-based learning. This is what is envisaged in this policy, and this would indeed go a long way and help in achieving the Atmanirbhar Bharat. On that note, we'll end this edition of Atmanirbhar Bharat this afternoon. Thanks for watching. Namaskar.